नमस्कार, मैं डॉक्टर नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एम विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत जो स्वर संधि हम पढ़ रहे थे, असंधि पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत एक प्रकृति भाव संधि होती है। एक प्रकृति भाव क्या होता है? प्रकृति भाव का प्राय होता है अपने पूर्व रूप में ही स्थित रहना, अपना जो मूल रूप है उसको बदलना नहीं, यही प्रकृति भाव होता है। लेकिन इसमें जो प्रकृति भाव संधि बनाने के लिए जो शर्त होती है वह शर्त यही है कि जितने भी प्रगृह संज्ञक शब्द होते हैं उनके बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो उनकी संधि नहीं होती है, अर्थात वे प्रकृति भाव में ही स्थित रहते हैं। तो प्रगृह संज्ञक क्या होते हैं? तो आइए इसको हम देखते हैं। इसके सूत्र के आधार पर प्रकृति भाव संधि ईदु दे द्विवचनम प्रगृहम, अर्थात जो द्विवचन, देखिए ईदु देद है द्विवचन और प्रगृह है, तीन शब्द आए हैं इस सूत्र में। तो द्विवचन शब्द हो लेकिन वह दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत या एकारांत हो, यानी द्विवचनांत शब्दों के अंत में अगर दीर्घ इकारांत आया हो या दीर्घ उकारांत हो या दीर्घ या एकारांत हो तो ऐसे शब्दों की प्रगृह संज्ञा होती है। यानी द्विवचनांत पद के अंत में स्थित ई उ ए की प्रगृह संज्ञा होती है और प्रगृह वर्णों की परवर्ती स्वर के साथ संधि नहीं होती है, जिसे प्रकृति भाव कहते हैं। इस तरह से प्रकृति भाव का प्राय है कि प्रगृह संज्ञक शब्दों के बाद अगर कोई भी स्वर आता है और वे जो प्रकृति भाव शब्द हैं अगर वे दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत या दीर्घ एकारांत यानी ई उ ए उनके अंत में स्वर हों द्विवचन के, उसके बाद कोई भी स्वर आता है तो उनमें संधि नहीं होती बल्कि वे प्रकृति भाव रूप में ही स्थित रहते हैं। आप उदाहरण के रूप में देखेंगे, हरि एतौ, हरि क्या है? या द्विवचन का है, हर शब्द का द्विवचन हरि बनता है। इसमें देखिए दीर्घ ई आया है, माने हरि इकारांत है और द्विवचन में भी है, इसलिए प्रगृह संज्ञक है। इसके बाद अगर एतौ आता है तो ई और ए में संधि ना होकर के, क्योंकि प्रगृह होने के कारण इससे प्रकृति भाव होना चाहिए, इसलिए देखिए हरि एतौ ऐसा रह गया। इसी तरह से साधु आगतौ, साधु या साधु शब्द का द्विवचन है, साधु और उकारांत भी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर उकारांत आया हुआ है, अगर ए उ उकारांत तो द्विवचन है तो इसके बाद भी अगर कोई स्वर आता है तो वहां पर भी प्रकृति भाव होना चाहिए, अर्थात कोई संधि नहीं होनी चाहिए, इसलिए साधु आगतौ सीधे सीधे वही लिखा गया है। विष्णु इमौ, विष्णु ये भी देखिए विष्णु का द्विवचन है और यह उकारांत है, इसके बाद इमौ ईश्वर आया हुआ है, इसलिए प्रगृह संज्ञक होने के कारण इसमें भी कोई संधि नहीं होगी, इसलिए विष्णु इमौ। इसी तरह से माले में, माले ये भी द्विवचन है और एकारांत है, इसके बाद इमे ई स्वर आया हुआ है, यहाँ पर भी प्रगृह संज्ञक होने के कारण इसमें प्रकृति भाव होगा, अर्थात कोई संधि नहीं होगी। इसी तरह से गंगे अमु, गंगे में देखिए ए आया है, गंगा भी ये द्विवचन में है और एकारांत है, इसके बाद अमुक आया है, इसलिए यहाँ पर भी इन स्वरों के बीच में कोई संधि न होकर के प्रकृति भाव अर्थात गंगे अमु बनेगा। फले में, फल ये भी देखिए द्विवचन है, एकारांत है, इसलिए प्रगृह संज्ञक है, इसके बाद इमे आया है, इसलिए यहाँ पर भी कोई संधि ना होकर के इसे फले इमे कहेंगे। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ ऐसे होते हैं सूत्र के कुछ ना कुछ विकल्प, जिसे हम विभाषा कहते हैं, वार्तिक कहते हैं, विकल्प पक्ष कहते हैं। तो एक पक्ष में कार्य होता है, दूसरे पक्ष में कार्य ना होना ही विकल्प कहलाता है। जैसे इसके लिए एक हम वार्तिक देते हैं, सर्वत्र विभाषा गो, यानी सभी जगह पर अगर गो आया है तो गो के बाद अगर कोई भी स्वर आता है, वो भी स्वर में अग्रम अ ह्रस्व आ आता है, तो उसे विकल्प से प्रकृति भाव भी होगा, उसे अयाद भी होगा और पूर्व रूप भी होगा, अर्थात यहाँ पर तीन तीन संधियां बनेंगी। कौन कौन सी? सर्वत्र भाषा गो के आधार पर प्रकृति भाव, जैसे आप उदाहरण रूप में देखेंगे गो धन अग्रम, अगर ये गो और अग्रम आया है तो यहाँ पर संधि कौन कौन सी बनती है? विकल्प पक्ष में कहते हैं गो अग्रम, अर्थात
सर्वत्र विभाषा गो, ये सूत्र कहता है कि इसमें गो अग्रम, देखें गो अग्रम ये क्या है, पूर्व रूप है। माने एंग के बाद अगर ह्रस्व आ आता है तो उसको क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है। तो देखिए गो या एंग ए है, ओ है, ओ के बाद आ आया है, इसलिए इसको पूर्व रूप अवग्रह का चिन्ह हो गया गो अग्रम। लेकिन सर्वत्र विभाषा को एक विकल्प पक्ष में कहता है कि इसको प्रकृत भाव भी होना चाहिए। जब एक प्रकृत भाव होगा तो गो अग्रम बिल्कुल इसी तरह से रह जाएगा। देखिए गो अग्रम, अगर हम इसमें अयाद संधि करते हैं, अयाद क्या है, अगर ओ के बाद कोई स्वर आता है तो उस पर क्या होना चाहिए, यानी उस ए को अ, ओ को औ, ऐसा आदेश होता है। तो यहां पर क्या है, ग में ओ है और अग्रम का आ है। तो देखिए ग ओ को औ आदेश होकर के और अग्रम बराबर गवाग्रम, ये अयाद संधि बन जाती है। आप अयाद संधि को देखेंगे, उसके सूत्र को, उसके वीडियो को, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि एचो अ वाया वह, अर्थात ए को अ, ओ को औ, ऐ को आय और औ को आव आदेश होता है। यहाँ पर गो में ओ है, इसलिए ओ को औ आदेश होकर के गवाग्रम बना। तो आपने देखा यहाँ पर तीन रूप बन रहे हैं, लेकिन तीनों विकल्प से बन रहे हैं। उनके कुछ ना कुछ ऐसे रूल और सूत्र दिए जा रहे हैं कि जिसके आधार पर वहां पर प्रकृत भाव बनता है। किससे, सर्वत्र विभाषा गो, अर्थात गो के बाद अगर ह्रस्व आ आता है तो वहां पर भी उसे प्रकृत भाव संधि होनी चाहिए, यह सूत्र बताता है। साथ ही साथ कहता है वहां पर पूर्व रूप भी होना चाहिए। पूर्व रूप अर्थात आ को अवग्रह का चिन्ह हो जाना चाहिए। फिर उसी तरह से कहते हैं कि अगर प्रकृत भाव है, यानी गो के बाद आ आया हुआ है, तो उसको उसी रूप में भी होना चाहिए। तो इसके देखिए तीन रूप बने हैं, गोधन अग्रम के गो अग्रम, गवाग्रम और गो अग्रम। तो ये विभाषा से सिद्ध होता है कि कहीं कहीं पर जो सूत्र होते हैं उन सूत्रों का अपवाद भी लाया जाता है, उसके विकल्प पक्ष भी लाए जाते हैं। एक के बजाय दो या तीन रूप उसके बनते हैं, कहीं लोप होता है, कहीं आगम होता है, कहीं प्रकृत भाव होता है, कहीं उसका पूर्व रूप बनता है, कहीं अयादी संधि बनती है। तो इस तरह से आपके सामने इस सर्वत्र भाषा गो वार्तिक को लाने का मूल प्रयोजन यही था कि आपके सामने अगर गो अग्रम यह रूप आता है, यह संधि बनाने के लिए आती है, इसके तीन रूप बनेंगे, तीनों सही हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल सूत्र सर्वत्र भाषा गो ये कहता है कि अगर गो के बाद अ आया हुआ ह्रस्व तो उसे भी प्रकृत भाव होना चाहिए, इसलिए गो अग्रम प्रकृत भाव हुआ। क्योंकि गो ग में ओ है, एंग है, एंग के बाद अगर आ आता है तो उसको पूर्व रूप होना चाहिए, इसलिए पूर्व रूप आ होकर के गो अग्रम बना। फिर है कि अगर गो के बाद माने जो अ है अयाद संधि कि ओ को अव आदेश होगा तो वहां पर गवाग्रम बनेगा, इसलिए गवाग्रम बना। तो यहां पर आपने क्या देखा, प्रकृत भाव संधि में कि संधि नहीं होना, यही प्रकृत भाव है। और संधि किसी में नहीं होगी, जो प्रगृह संज्ञक होंगे। प्रगृह संज्ञक कौन होते हैं, जो द्विवचनांत शब्द होते हैं और जिनके अंत में दीर्घ ई आता हो, दीर्घ उ आता हो या ए आता हो, उसे प्रगृह संज्ञक कहते हैं। उसके बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो उसमें संधि नहीं होती है, वे उसी तरह से प्रकृत रूप में पड़े रहते हैं। जैसा आपने हरियतौ, साधु आगधौ, विशु इमौ, माले इमे, गंगे अमु, फले इमे आदि में देखा। वहीं पर आपको एक वार्तिक दिया गया सर्वत्र भाषा को, इस वार्तिक के आधार पर होता है कि यह विकल्प पक्ष से माने वार्तिक यदि गो शब्द के आगे आ हो तो विकल्प से पूर्व रूप होता है। ये भी कहता है जहां पूर्व रूप नहीं होगा वहां प्रकृत भाव होता है। यानी कहने का प्राय है कि जहां पर हम पूर्व रूप नहीं बनाते हैं वहां प्रकृत भाव होगा। तो दोनों रूप आपको सामने आया, गो अग्रम, आप देखिए यहाँ पर पूर्व रूप हो गया तो गो अग्रम हो गया। जहां पर पूर्व रूप नहीं हो रहा है वहां पर प्रकृत भाव गो अग्रम बना। लेकिन वहीं पर अगर इसको हम अयाद संधि के रूप में लेते हैं तो गवाग्रम यह भी रूप बनता है। तो जो पूर्व रूप, अयादी और प्रकृत भाव है, इसके रूपों को समझने के लिए इनके सूत्रों को जानना जरूरी है। कब कहां पर कौन सा परिवर्तन होता है, क्यों होता है, किस कारण से होता है, उसके कारणों को भी जानना हमें आवश्यक है। इसलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें,
इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से हमारे ज्ञान विज्ञान शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र के जितने भी विषय वस्तु उसको तत्काल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बेल आइकन घंटी के निशान को दबाएं।